भारत चांद पर पहुंच गया, दुनिया का चौथा देश और पहला देश जो साउथ पोल पर जिसने लैंडिंग की। और बहुत सारे ऐसे देश हैं वो अभी तक इस झगड़े में हैं कि चांद नज़र आता है या नहीं आता। इसी मसला पे हम बातचीत को जोड़ेंगे बहुत सारी बातों के साथ। हमारी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ स्टूडियो में दो ऐसी मेहमान हस्तियां हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं पहले उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्वीडन से आए और हमारे साथ जुड़े, इससे अच्छी क्या बात है। ये मेरी अपना खुशकिस्मती है कि साल गुजरा नहीं और उसके बीच में हमारी दूसरी मुलाकात हो गई है। अक्टूबर लास्ट ईयर में आया था, तब भी हमारी डिस्कशन हुई थी। ऐसा ही तो आई होप कि ये बार बार हर साल कम से कम एक मुलाकात होनी चाहिए। और एक और ऐसी हस्ती जो पहली बार हमारे स्टूडियो में आए और इनको हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं। पाक भारत पीस के लिए भी बहुत कोशिशें हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं उस धरती के लिए। दिल्ली से आए हुए हैं ख़ास तौर पर जनाब राकेश वैद साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप भी आए हुए हैं। आप तो एक आध दिन ही यहाँ पर हैं, प्रोफेसर साहब कुछ दिन और हैं, तो मैं अपने व्यूज़ को बताता चलूँ कि चंद एक और भी हम डिस्कशंस आपके साथ करेंगे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे आने वाले दिनों में। और हम सब जुड़े हैं कैनेडियन साउथ एशियन लिटरेरी फेस्टिवल जी। मेरा आज का आना जो है आप लोगों की दावत है जी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। मेरे लिए भी ऑनर है, हम सब के लिए ऑनर है, हम सब के लिए ऑनर है। और अच्छा, मैं प्रोफेसर साहब आपसे बातचीत शुरू करता हूँ। आप अभी रिसेंटली भारत में कुछ महीने गुजार कर जी, और ज्यादा वक्त तो आप राकेश जी के पास ही रहे। 1.5 महीना इनके पास जी, राकेश जी के पास भी हम जाएंगे। शुरू बातचीत का हम जो आगाज़ है वो आपसे करते हैं। कैसा रहा दौरा भारत? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पहले भी मैं जा चुका था, हर दफ़ा मुझे बहुत प्यार मिला, लेकिन इस दफ़ा इतना प्यार मिला कि मुझे लगता है कि इस जन्म में मैं उनका कभी उधार जो है ना वो चुका नहीं सकूँगा, और कई जन्म चाहिए उसको पूरा करने के लिए। इतने अच्छे लोग, इतने लार्ज हार्टेड लोग, इतने वार्म हार्टेड लोग अपने घरों में बुलाया, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो भी कोई कुछ कर सकता था उसने दिल खोल के किया। अब इसके बाद मुझे तो पहले भी कभी शक नहीं था कि हम दो दुश्मन लोग हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये दुश्मनी एक आर्टिफिशियल और ये वक्त के साथ इसका कोई वक़्त नहीं रहेगा। तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड कि जो हमारी पीस मिशन है ना, इन दोनों ममालिक के लोगों को करीब लाने में लोगों की हद तक तो वो ऑलरेडी तैयार हैं। बस हमारे जैसे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनका काम है कि इस पूरे एक्सपीरियंस को पब्लिक के साथ शेयर किया जाए। और ताहिर गोरा साहब, आपका ये मीडियम जो है वो उसकी आउटरीच तो सारे सब कॉन्टिनेंट में है। तो आई एम ग्रेटली प्रिविलेज्ड कि मैं आज आप यहाँ आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। नहीं, बहुत हमारे लिए ऑनर की बात है। मैंने बातचीत परिचय से शुरू की थी कि चांद मिशन भारत। जी, तो पहले मैंने बात छेड़ दी आपसे भारत की यात्रा के हवाले से। ये चांद मिशन कितना बड़ा आपको सिग्निफिकेंट इवेंट लगता है? मैं समझता हूँ कि एशिया के लिए चाइना के अलावा ये दूसरा मुल्क है जो एक बड़ा रिस्ट्रिक्टेड क्लब है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक अपनी कॉम्पिटेंस लेके आया। हिंदुस्तान की ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, हिंदुस्तान बनने के साथ ही एक फ़ैसला था कि हमारी सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आने वाले वक्त के लिए हमें इल्म और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और साइंस के ज़रिए इस धरती को फिर से आगे लेके आना है। उनकी एजुकेशनल सिस्टम मैंने जाके देखा, आई एम अमेज्ड। 12 साल तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है, बच्चों को स्कूल में फ्री एजुकेशन और खाना भी मिलता है। 80% से ज़्यादा उनकी लिटरेसी हो गई है। ये जो साइंस की इंस्टीट्यूशंस 47 में उन्होंने सोची और बनाई, उनकी बरकत आज नज़र आ रही है। मैंने एक और बात भी करना चाहता हूँ जी कि देखें,
स्टेट और गवर्नमेंट्स में एक फ़र्क होना चाहिए। स्टेट इज़ अ कंटिन्यूस स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं। हिंदुस्तान का ये कमाल है कि हुकूमतें कई आई, लोगों ने जो चाहा वैसी हुकूमत आई, लेकिन किसी हुकूमत ने उसको पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए नहीं इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए साइंस के अंदर, एजुकेशन के अंदर सब ने मिल के हिस्सा डाला। और आज आई एम वेरी प्राउड टू बी अ साउथ एशियन कि ठीक है हम पाकिस्तान में बड़े हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन सिविलाइजेशनली तो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। तो वो दिन भी आएगा जब ये सब चीज़ें लोग मान लेंगे। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। और हिंदुस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी स्टेट, हिंदुस्तानी हुकूमत को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी राकेश भाई, आपकी तरफ आते हैं। पहले तो ये जो चांद का मिशन है इसके बारे थोड़ी आपसे राय लेनी है, और फिर हम जाएंगे प्रोफेसर साहब को जिस तरह आपने होस्ट किया, और फिर भारत पाकिस्तान के कॉम्प्लेक्स रिश्तों की तरफ। पहले जानना चाहते हैं कि अभी आप अमेरिका और कनाडा का विज़िट कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए जब ये खबर आप तक पहुँची भारत के चांद मिशन की, चंद्रयान वहाँ पे जब सॉफ्ट उसकी लैंडिंग होती है, और वो भी साउथ पोल में पहला देश है, तो क्या आपको महसूस होता है? पहले तो तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत का। और इसमें कोई आई थिंक कोई रॉकेट साइंस में मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि रॉकेट साइंस ने जो एक मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता ना, जब आपका देश कुछ अचीव करता है तो आपको अपने देश पे फ़ख्र होने का लाजमी बात है। और कल भी मैं किसी एक चैनल पे था तो हम बात कर रहे थे बड़े सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये सब कॉन्टिनेंट की कहानी है, पर मैं थोड़ी सी गलती करूँगा अगर मैं अपने स्पेशली मुल्क को इसकी बधाई ना दूँ जहाँ पे पुरुषार्थ हुआ। एक कंटिन्यू प्रोसेस रहा, 62 से स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ, हर आने वाली गवर्नमेंट ने उसमें कुछ जोड़ा, और प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन इंडिया में है, मुझे लगता है कि आज की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है ना, वो एजुकेशन और स्किल पे यकीन मानिए इतना हिंदुस्तान में काम हो रहा है। और जो अभी चंद्रयान 2 जब हमारा फेल हुआ तो बहुत लोगों में ऐसी थी कि ये रिस्की काम है, दोबारा फेल हो सकते हैं, तो फेल होने में बदनामी होती है। और जो हमारे जो हमको पसंद नहीं करते मुल्क या सोसाइटीज़, वो फिर मजाक उड़ाते हैं, देखो कहाँ पे खाने को नहीं है, गरीबी है और चांद पे पहुँच गए। पर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान को आगे तरक्की करनी है तो वो होलिस्टिक होनी चाहिए, और होलिस्टिक में ताहिर जी साइंस इज़ द वे फॉरवर्ड। दुनिया में चाहे एग्रीकल्चर हो या स्पेस हो या हवा हो या एनवायरनमेंट हो, इन पे काम होना चाहिए। तो आई थिंक मैं मुबारकबाद दूंगा डेफिनेटली अपने देश की सरकार को कि उन्होंने इस पे दोबारा बहादुरी दिखाई, इसरो के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने बड़ी ही हिम्मत और जुर्रत से चंद्रयान 3 को लेकर गए। और उसके बड़ी बात जो खुशी की है, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने आप पे प्राउड फील करूँ, मैं आई एम ए हम्बल पर्सन बाय नेचर, पर मुझे जो अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी का एक जो विश्वास था कि उन्होंने इस प्रोग्राम को लाइव ब्रॉडकास्ट किया। लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए, अपने ऊपर यकीन चाहिए। मुझे यकीन था ना, उस यकीन ने मुझे ज़्यादा एक अपने आप को प्राइड की फीलिंग मेरे में ज़रूर आई कि लुक, हम सारी दुनिया को ये लाइव दिखा रहे हैं, कोई हिंदुस्तान के लिए लाइव नहीं था। तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू इसरो, टू द पीपल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये कर दिखाया। और ये यकीनन साउथ एशिया के लिए एक फ़ख्र की बात है, पर हिंदुस्तान के साइंटिस्ट को, हिंदुस्तान की जनता को मेरा नमन। और आई थिंक मंजिलें और भी हैं और रास्ता भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तो गुर्बत को ख़त्म करना है, अभी तो अपलिफ्ट करना है, जीडीपी बढ़ानी है, दुनिया में वो अपना मुकाम हासिल करना है जिसके हम हकदार हैं। हम सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और जब हम हमारी शैकल्स ख़त्म हो गई, 75 साल हो गए आज़ाद हुए, और मुझे अपनी सोसाइटी पे फ़ख्र इस बात का भी होता है कि जब अंग्रेज़ हमको छोड़कर गया तो कंगाल हालत में छोड़ गया, कुछ भी नहीं छोड़ा था। हमारे पास तो 10, 15, 20 टैंक भी नहीं थे, और वहाँ से करते हुए स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। हमने एक बड़ा लंबा रास्ता एक
तभी रास्ता तय किया है और इज्जतपूर्वक तय किया है, इंक्लूसिव तय किया है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है। हम कोई भी सोशल मीडियाज़ में या किसी बात कर लेते हैं, थोड़ी बात लंबी हो रही है बट मैं ख़त्म करता हूँ। हमारे यहाँ पे जो हमको सिखाया गया ना, वो ये बहुत बड़ी चीज़ सिखाई कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने, कि अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है तो वो ग्रोथ बेकार है। बस हम उसी तरफ चल रहे हैं कि ये इंक्लूसिव हो जाए, सबको अपना अपना हिस्सा मिले और वंड जड़ी है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इक्विटेबल हो और इंक्लूसिव हो, उसी तरफ हम चल पड़े हैं। प्रोफेसर, बहुत अच्छी बातें की राकेश भाई ने। इन्होंने कहा कि अब हमारा जो बड़ा टारगेट है वो गुर्बत को ख़त्म करना है, लोगों को अपलिफ्ट करना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 20-25 साल का टारगेट रखें, हम वेस्टर्न वर्ल्ड के पार पे आना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। डायरेक्शन तो ठीक लग रही है भारत की। हिंदुस्तान की डायरेक्शन हमेशा सही रही है। देखिए, डायरेक्शन सही से होता है, नीयत भी होती है और एक फोरसाइट होती है कि कैसे हम देखेंगे आने वाली दुनिया को। पॉलिसीज़ के अंदर आप गलती करते हैं तो उनको कोर्स करेक्शन भी हो सकता है। 1990 में जो इकोनॉमी में थोड़े से प्रॉब्लम थे उन्होंने करेक्ट कर लिए और अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं से लेके 3री इकोनॉमी बनता जा रहा है। एक और बात मैं करता जाऊं कि इंडिया ने ये सारा कुछ अपनी खुद मेहनत से किया है और ये जो सारा प्रोग्राम है इसके ऊपर अगर बाकी दुनिया का कॉस्ट देखें तो 1/5 है इंडिया ने अपना एक्सपेंड किया। तो यहाँ से हमारे इंडियन साइंटिस्ट, प्लानर्स और जो इंजीनियर्स हैं, इन सारों ने कितना एफिशिएंटली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की अचीवमेंट है। जैसे राकेश भाई बता रहे हैं और मैंने नरेंद्र मोदी जी का वो ऐलान भी सुना जहां उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने हम जंग करनी है तो आओ हम मिलके गुर्बत के ख़िलाफ़ करें, ऐसा ही जी हाँ, इलिटरेसी के ख़िलाफ़ करें। मैं समझता हूँ उस दावत को पाकिस्तान को लब्बैक कहना चाहिए। हम दोनों मिलके अगर करेंगे तो अपने अवाम के खिदमत में हमारी और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये जो है ना, लेट दिस बी ए सिंबल, इंडिया हैज़ प्रूव्ड इट्स वर्थ, कि उनकी डायरेक्शन भी सही थी, उनकी आज़ादी की जंग भी सही थी और उन्होंने आज़ाद होने के साथ ग़ुलामी की जो थी वो निशानियां वो ख़त्म की। देखें 1945-46 के इलेक्शन में सिर्फ 10 से 11% लोगों के पास राइट टू वोट था, जिसमें राइट टू एजुकेशन वाज वन फैक्टर, लेकिन वो सिर्फ 3-4% थे जिनके पास वो एजुकेशन थी। अब इंडिया इज़ प्लस 80%। तो ये इंडिया ने कमाल करके दिखाया है कि डेमोक्रेटिकली वहाँ पे कोई ब्लड लेटिंग नहीं हुई दुनिया को बदलने के लिए। एक तो है ना सोशल रेवोल्यूशन, उन्होंने डेमोक्रेटिकली लोगों को कन्विंस करके आराम आराम से अपना जो है ना तरक्की की तरफ उन्होंने वो गामजन हैं। तो ये मैं समझता हूँ इंडिया की विजडम भी इसमें नज़र आती है कि जब आपने खिदमत करनी हो लोगों की तो आप अपनी पॉलिटिकल जो कैलकुलेशंस हैं उनको छोड़ के एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें सबका इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो। और मुझे वहाँ पे बहुत मुसलमान मिले जो लीडिंग पोजीशंस होल्ड करते हैं हिंदुस्तान में। मैंने कई अपने वीडियोस में उनका जिक्र भी किया है। कुछ जो वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वो एक सियासत का हिस्सा है, उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोई मतलब नहीं है। लेट इंडियन पीपल लुक आफ्टर इट। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर आई थिंक इंडिया इज़ ग्रेट। जी, प्रोफेसर साहब ने कहा राकेश भाई के एज एन ऑब्जर्वर इंडिया इज़ ग्रेट। मैं और प्रोफेसर साहब एज एन ऑब्जर्वर ये बात देखते हैं, आप तो वहाँ पे रहते हैं और जो वहाँ का पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो पूरी दुनिया के देशों की तरह बहुत डाइवर्स है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले अमेरिका में जॉइंट सेशन से, उनके पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से ख़िताब करते हुए कहा कि हमारे देश में स्टेट्स लेवल पे, नेशनल लेवल पे 2,500 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। अमेरिका में तो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ना, वही है एक्चुअली 2 ही हैं, तो वो 2 को नहीं संभाल पाते, तो 2,500 के साथ। अच्छा राकेश भाई, आपने होस्ट किया प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर साहब के बेतहाशा वहाँ पे
डायलॉग थे, डिस्कशंस थी। मैं आने वाले दिनों में प्रोफेसर साहब से 2-3 शो बड़े बेलाग किस्म के करूँगा, मतलब इस तरह की बातें भी करूँगा कि आपकी सोच के इस एस्पेक्ट पे कुछ लोग क्यों इस तरह सोचते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। मेरी प्रोफेसर साहब के साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग होने वाली आने वाले शोज हैं, मगर आज सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं भारत की तरक्की, उस रीजन की तरक्की और जो दौरा था प्रोफेसर साहब का। आपकी नज़र में प्रोफेसर साहब का दौरा कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 अगर मैं उसकी सक्सेस देखूं तो एक बहुत ही एक ताज़ा पैगाम लेकर आए सरहद के उस पार से। स्वीडिश नेशनल हैं पर रूट्स तो पाकिस्तान में ही हैं। तो जब ये हिंदुस्तान में आए तो आने से पहले ही मेरी इनसे 1-2 बारी फेसबुक पे बात हुई थी। तो जब ये पहुँचे तो मुझे लगा एक ताज़ा हवा का झोंका साथ में लेकर आए हैं सरहद के उस पार से। उस पार से जो परसेप्शन हमारे लिए उनके पास है, उनकी हमारे पास है, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत थी और ये उसका एक पैगाम बन के आया। तो मेरी नज़र में इनका हिंदुस्तान का विज़िट और हिंदुस्तान में इन्होंने इस बात से भी दिल जीता लोगों का कि जो हक़ाइक़ हैं जिनको कुछ हमारे सरहद पार के लोग डिनाइल में थे, उनको उन्होंने जो अपने प्रूफ से, अपनी रिसर्च से, अपने हार्ड वर्क से इन्होंने कुछ हक़ाइक़ भी लोगों को बताए। और वो हक़ाइक़ में अगर मैं ये देखूं कि वो जो सेंस ऑफ बर्तरी है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, उससे आगे जाकर प्रोफेसर साहब ने हम लोगों को एनलाइटन किया उस दौर के बारे में। मैं भी उसको दौर का विक्टिम हूँ। हम भी ये जो तकसीम हुई उसके हमने भी जुल्म सहे, दादा गवाया, बुआ गवाई, बहन गवाई, पर नफ़रत नहीं माँ बाप ने सिखाई। तो वो जो प्रेम का पैगाम हमको दिया माँ बाप ने दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, तो प्रोफेसर साहब की जो आमद थी वो एक उसके ऊपर एक थोड़ा सा एक चेरी बन के आए हमारे पास और मैं इनके दौरे को बड़ा सक्सेसफुल मानता हूँ। मैं प्रोफेसर साहब की ईमानदारी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, उसको यकीनन एक सलाम पेश करना चाहूँगा बिना किसी हेजिटेशन के। बाकी ताहिर गुलाम साहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं ना वो कुछ इस तरह के होने चाहिए कि जैसे कई लोग कहते हैं, मजहबी लोग, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा मज़हब, मेरे लिए मज़हब मेरा मज़हब, तो इसको अमली जामा पहनाना पड़ेगा। ये जो हमारे बीच में जो एक जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान से, जब बच्चों को आज तक मैं बी रेलेवेंट राइट नाउ, पर मुझे लगता है कि मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। ये जो 2 नेशन थ्योरी का जो मसला है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को आगे जाने से रोक रहा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ चुका था। वो जो 2 नेशन थ्योरी थी कि वी आर 2 डिफरेंट रिलीजियस बिलीव, आवर जूरिस्प्रूडेंस इज सेपरेट, हमारी पूजा पद्धति सब कुछ अलग है, तो माना उसके बेस पे आप पाकिस्तान जिन्ना साहब ने बना लिया। तो 14 अगस्त को जब बन गया था और एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया था, तो मुझे नहीं लगता कि आज उस 2 नेशन थ्योरी की रेलेवेंस रह गई है, क्योंकि उस 2 नेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको हिंदू और हिंदुस्तान के लिए नफ़रत को कायम रखना पड़ता है, उसको बल्कि आप फ़रोग़ दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं पहला स्टेप अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान ने अपने रिश्ते रीसेट करने हैं, जो हिंदुस्तान चाहता है, मुझे यकीन मानिए हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि अमन हो, क्योंकि हमारे पास गोरा साहब 145 करोड़ लोग हैं और हमने गज़ब का काम किया है। आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव में चले जाओ, आपको केला चाहिए और अंगूर चाहिए और सेब चाहिए, आपको कुछ मशीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान के कोने कोने में ये जो इतनी ग्रेट लॉजिस्टिक इस देश ने बनाई है, मैं हैरान होता हूँ कभी कभी आके। और इसी को देख के अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ पार्टनर करना है, पार्टनर जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आओ जंग करें गुर्बत से, इस जंग के लिए बहुत ज़रूरी है वो जो बीज है, वो जो सीड है जो हमको आपसे अलग करता है, आप मीन्स नॉट गोरा साहब, पाकिस्तान और हमको, उस बीज को ज़मीन से निकालना बहुत ज़रूरी है। 2 नेशन थ्योरी जो है वो हमारे को और आप में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार बन के आ गया है। इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर कुछ कदम आगे चलना है तो 2 नेशन थ्योरी को दफन करना पड़ेगा उस गहराइयों तक जिस गहराइयों से दोबारा उभर के ना आए, क्योंकि पाकिस्तान एक रियलिटी है, एक हाजिर मुल्क है, सॉवरेन मुल्क है,
तो उसको प्रूव करने के लिए वो टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक थोड़ी सी मेरी ऑब्जर्वेशन थी। ये रिडंडेंट हो चुका है इसकी। redundant हो चुका है। लेकिन सर देखिए, आप भारत से पहले पाकिस्तान के भी जी, एक जी। तवील दौरे पे थे और जी। जाते रहते हैं, और जी। अब आज के इंटरनेट के ज़माने में हम 24/7 कनेक्टेड हैं जी जी अराउंड द ग्लोब। जो बात राकेश जी कर रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी के बेस पे पाकिस्तान चलिए बन गया, उसके बाद मूव ऑन हो जाते हैं ना, जी Precise. उसके बाद वो जब सोवरेन स्टेट बन गई, फिर ये कोई मतलब इस्लामिक आर्मी तो नहीं रही, मगर वो सर अभी भी पाकिस्तान आर्मी का मोटो तो जहाद फी सबीलिल्लाह ही है ना। तो आपको चांस सर नज़र आता है कि पाकिस्तान में से ये जो टू नेशन थ्योरी की जो अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो जा सकेंगे? वो देखें, ये ऑर्गेनिक है, दे आर बिल्ट इन टू द नेचर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जैसे महल दुनिया का एक्सपीरियंस है, क्या फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की जंगें इस बुनियाद पे नहीं हुई कि द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश हेटेड ईच अदर? हाँ जी, कितनी जंगें हुई हैं। जर्मन और फ्रेंच जंगें जो हुई हैं, तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में कब्रिस्तान के कब्रिस्तान बिछ चुके हैं। तो उनमें अगर आज अकल आ चुकी है कि अमन, एक्सेप्टेंस, वैरायटी और ये सारी चीज़ें ज़ुबान की, कल्चर की, खाने पीने की, ये बिल्कुल मुनासिब हैं, तो हम तो 1000 साल से अगर कंपेयर किया जाए बाकी दुनिया की सिविलाइजेशंस के साथ, तो इंडिक सिविलाइजेशन जिसका हम हिस्सा हैं, ठीक है, मज़हब लोगों का अलग हो चुका है, वो तो अमन वाली सिविलाइजेशन है। मैंने अभी एक किताब पढ़ी है जिसका जिक्र कर दूं, ये जॉर्डेनियन स्कॉलर्स और कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने बनाई है, और उसके अंदर उन्होंने फिगर दी है कि जेनोसाइड यानी लोगों का जो कत्लेआम हुआ है वो किसने ज़्यादा किया है। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका 1 बिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जंगों के अंदर। इस तरह करते करते इस्लामिक सिविलाइजेशन, ये मुसलमानों ने मतलब ये किताब छापी है, 34 मिलियन वो कहते हैं, और इंडिक सिविलाइजेशन जो है, चाइनीज़ जो है, वो कहते हैं अबाउट 65 मिलियन, इससे भी ज़्यादा शायद। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इंडिक सिविलाइजेशन, जिसकी बुनियाद हिंदुइज़्म से शुरू होती है, फिर बुद्धिज़्म आ जाती है, जैनिज़्म आ जाती है, भक्ति मूवमेंट आ जाती है, उसके अंदर ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर फिर सूफीज़्म जो आया, ये बिल्कुल एक नई सोच थी जो यहाँ का है, बुल्ले शाह और ये सारे लोग, और गुरु नानक और उनके, ये एक और किस्म की सिविलाइजेशन है। इसका फिगर वो देते हैं 2.1 मिलियन इन मोर देन 3000 ईयर्स, और उसके अंदर अगर 1 मिलियन आप पार्टीशन का गिन लें तो 1 मिलियन है 5-6 हज़ार साल के अंदर। जी। तो इंडियन सिविलाइजेशन या इंडिक सिविलाइजेशन की ये ग्रेटनेस है कि यहाँ लोगों का कत्लेआम नहीं हुआ, तो यहाँ पे जंग का रवाज ऐसे है भी नहीं। जो आए फॉरेन इन्वेडर्स, जो वहाँ खड़ा था दिल्ली में या आगरा में, उससे उन्होंने जंग लड़ी, और अगर वो जीत ली तो वो वहाँ के हाकिम हो गए। लेकिन उन्होंने आके मुसलमानों को भी, बाबर ने गिराया, इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद शाह रंगीला को आके अटैक किया, नादर शाह ने, अब्दाली ने आके इन पे हमले किए। तो अगर हम इस सारी हिस्टोरिकल फैक्ट को मद्देनज़र रखें तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद स्कॉलर्स का काम है इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन किया जाए। टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे ये नहीं हो सकता। आप ये कहें कि हम ये इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है और ये गंगा वाली सिविलाइजेशन के बड़े डीप रिलेशनशिप हैं, लेकिन क्योंकि हम इस इंडस वाली में रहते हैं तो यहाँ पे भी जो सूफ़ी ट्रेडिशंस हैं, प्यार मोहब्बत की बात है, हम इन दोनों को मिलाएं और 2 मुल्क बन गए हैं। इसको जिस तरह राकेश भाई कह रहे हैं, इट्स अ फैक्ट। दोनों यूएन के मेंबर हैं, दोनों के पास इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़, अपनी आर्मीज़ हैं, अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, अपने पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे पाकिस्तान का नहीं चलता। तो पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है अब एंटी इंडिया, एंटी हिंदू आर्गूमेंट की। तो आई थिंक दिस कैन बी डन। ये कल हो सकता है अगर इनको अकल आ जाए तो। आपने कहा इनको अकल आ जाए, तो अकल इस वक्त का जो पाकिस्तान है बहुत ही टर्मोइल में है जी, शदीद क्राइसिस है। जी। तो आपको नज़र आता है कि
इनको अपनी मजबूरियों की वजह से तो समझ आ रही है कि भाई अब हम भारत के साथ नफरत भी अफोर्ड नहीं करते, जंग भी अफोर्ड नहीं करते, जी। लेकिन माइंडसेट चेंज होने का कोई जर्नी आपको नजर आता है? एकदम तो नज़र नहीं आता, सिवाय इसके जो मैं बार बार कहता हूं कि मैंने 9 हफ्ते जो बातें यहाँ ताहिर भाई आपके सामने कर रहा हूँ, यही मैंने पाकिस्तान में कई जगह पे खड़े होके कहा। मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मेरी बातों को सुनने दिया गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये समझ है कि ये ऑल्टरनेटिव डिसेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में भी एक हकीकत है। ये कोई एंटी पाकिस्तान आर्गूमेंट नहीं है कि अमन कर लो हिंदुस्तान के साथ, ट्रेड भी बेहतर हो जाएगी, डिफेंस पे भी एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा, आप एजुकेशन में लगा सकेंगे अपने रिसोर्सेज, आप आईटी बिल्ड कर सकेंगे। मैं हिंदुस्तान होके आया, मुझे कई वहाँ पे कामयाब एंटरप्रेन्योर जो हैं आईटी के, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास लाखों जॉब्स हैं जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं पाकिस्तानियों को। ये जो 4-4 साल नौजवान जाके वो डूब रहे हैं समुद्रों के अंदर, हमें बड़ा दुख होता है इस चीज़ का, हमको बिल्कुल इसकी कोई खुशी नहीं है। यही जॉब हम उनको दे दें, वो अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क की तरक्की करें, तो वहाँ की गुडविल तो पाकिस्तान के लिए आज भी है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि हिंदुस्तान में जो एक्सट्रीमिज़म, जो मेजॉरिटेरियनिज़म आई है, उसके अंदर पाकिस्तान की सियासत इज़ अ मेजर फैक्टर, नॉट द ओनली फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें अगर हम समझ लें तो पाकिस्तान भी कायम है, हिंदुस्तान भी कायम है, जिस तरह फ्रांस भी कायम है और जर्मनी भी कायम है और ग्रेट ब्रिटेन भी कायम है, लेकिन तीनों मिलके अमन से वहाँ रहते हैं। हम तो हैं ही बरादराना लोग, तो हमारे लिए तो ये कल हो सकता है। अब क्या हमारी जो ये एलीट है, जो पैरासिटिकल एलीट है, ये वो एलीट है जिसने कुछ लोगों को नहीं दिया। मैं ये समझाता हूँ कि दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत होती है, फैक्ट ये है कि आजकल पॉलिटिक्स एक स्पेशलाइजेशन है। तो जो लोग पावर में आते हैं वो एक एलीट ही होते हैं, कभी वो बीजेपी के हों, कभी वो कांग्रेस के हों, कभी वो पीएमएलएन के हों, कभी वो पीटीआई के हों। फ़र्क क्या है कि हिंदुस्तान की एलीट हो, अमेरिका की एलीट हो, ये पॉलिटिकल एलीट ब्रिटेन की हो, एवरी 4-5 ईयर्स उनको फिर भी लोगों तक जाना पड़ता है मैंडेट लेने के लिए। पाकिस्तान की एलीट जो है वो ये पॉलिटिशियंस नहीं है, वो ये एस्टेब्लिशमेंट है जो अवाम तक अपनी मैंडेट पे उनकी पावर बेस नहीं है। इसलिए हमारी एलीट जो है ना वो आंसरेबल नहीं है लोगों के सामने, इवन आफ्टर 4 ईयर्स और 5 ईयर्स। जब तक ये नहीं बदलेगा, पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी और हम तबाही की तरफ बहुत दूर तक जा चुके हैं, हमारी टोटल तबाही भी हो सकती है, विच आई होप डजंट हैपन। जी राकेश भाई, आपने 2 नेशन थ्योरी की बात छेड़ी और बिल्कुल सही छेड़ी। मैंने प्रोफेसर साहब से राय ली, इन्होंने कहा कि अब सलूशन तो यही है कि मूव ऑन। ठीक है, 2 नेशन के ब्लंडर पे एक देश बन गया। मैं अभी कैमरे से पीछे अपने दोस्त इजाज कमर राजा का शेर सुना रहा था कि कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, वाह वाह, मेरे बुजुर्गों ने सोचकर घर नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक सही है। इस पर सर आपकी बेतहाशा किताबें भी हैं। बिल्कुल, आपकी किताबों का तो मौजू यही है ना, मौजू ये है कि ये एक शेर आपकी किताबों के शेर भारी है मेरी किताबों पे, मैं ये कहूँगा। भारी तो नहीं, मतलब आपकी नहीं, लेकिन किताबों मुझे का इतनी थीम खुशी ही हो रही है। आपकी किताबों का थीम ही यही है। बिल्कुल थीम ही है। ठीक। अच्छा राकेश भाई, प्रोफेसर साहब ने वजह बयान की कि भाई क्यों ये स्टक हैं। आपकी पाकिस्तान पे बहुत गहरी नज़र रहती है, आप बेतहाशा पाकिस्तान का सफ़र भी करते हैं, तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या होप है? पहले तो होप तो इंसान को रहनी चाहिए, ये एक इंसानी जज्बा है जो खुदा के पास भी शायद नहीं होगा, तो होपफुल तो रहना चाहिए। ये बात तो आदमी को है, क्योंकि अगले मोड़ पे क्या है किसी ने देखा नहीं है, जब तक किसी को डिवाइन पावर ना हो, विच आई पर्सनली डोंट बिलीव इन। हम बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन की। जी। एक छोटा सा उर्दू का 2 लाइनें हैं कि शाख से टूट के पत्ते भी कभी हरे हुए। ये जो शाख है ना, ये सिविलाइजेशन है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसके हम वारिस हैं। हमने अपनाया मोहनजोदाड़ो को, प्राउड फील किया इंडिया में। हमने तक्षशिला को अपनाया, प्राउड फील किया। हमने हर वो चीज़ जो 1947 से पहले पाकिस्तान में थी और वो हमारी सांझी विरासत थी, हमने उसको अपनाया।
पाकिस्तान में ये जो एक उनको अपने होने को वैलिडेट करना, ये बड़ी अजीब बात है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कभी सोचेंगे इसके बारे आने वाले बुक में कि आदमी का घर बस गया तो वो मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि जस्टिफाई करने के लिए कि मेरा घर बन गया और मैंने अपना घर बनाया। तो वो जो घर बनाने का जो सिलसिला है ना, वो थमा नहीं है। वो थम जाना चाहिए था 15 अगस्त 1947 को। मुझे 2 लाइनें फिर याद आ रही हैं कि अपने आप को वैलिडेट करने के लिए कि वो किसी शायर ने थोड़ा खूब कहा कि मैं अगर लाइनें मेरी इधर उधर हो जाएं तो उसके लिए माजरत, और उस शायर से भी माजरत कि जिसकी मैं शायद लाइन ना बिगाड़ दूं, पर उसकी जो मतन ये है कि ए साकनाने शहर, आर्किटेक्ट ऑफ द सिटी को कह रहा है कि ए साकनाने शहर ताज़ा हवा के शौक में इतने ना दर खोल कि दीवार ही गिर पड़े। वाह वाह वाह। आप एक रोज आवाम को ये बताते रहोगे कि हम हिंदू से जुदा हैं, हम हिंदुस्तान से जुदा हैं, इस स्टोरी को बंद करना पड़ेगा, इसको डब्बे में डालना पड़ेगा। आने वाली हमें हिंदुस्तान में ये नहीं बताया जाता। आपको सुन के भाई हैरानगी होगी जी। मैं पहली जमात से लेके अपने स्कूल, मतलब मेरे ज़माने में 11 होती थी बिफोर यू मूव टू यूनिवर्सिटी, हमारे किसी स्कूल में रिलीजियस चैप्टर नहीं है। हमको कोई रिलीजियस किताब स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। मिनॉरिटीज़ को इजाज़त है, मुसलमान क्रिश्चियन अपने स्कूल में अपना मज़हब पढ़ा सकता है। हिंदुस्तान का ये देखिए अलमिया है और ये ग्रेटनेस है कि हमने मेजॉरिटी ने कितनी कुर्बानी करी। और आज भी ये देखिए एक इल्ज़ाम लगता है, आई एम नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, और मैं किसी गवर्नमेंट का सपोर्टर नहीं हूँ। मेरा वोटिंग पैटर्न बड़ा क्लियर है। मैं ज़िंदगी में पर्सनल लेवल पे अपनी वोट अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देख के करता हूँ। मुझे वो पसंद आना चाहिए और उसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसकी सोच क्या है। तो हमारे कभी, मैं देखता हूँ सरकार जो पॉलिसी बनाती है, मैं बड़े इस बारे में लोगों से डिबेट करता हूँ, क्या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी में लिखा हुआ है कि ये हिंदू इसको बेनिफिट लेगा? जब बरसात होगी तो सब पे गिरेगी, पानी सब भीगेंगे इसमें। अब तरक्की होगी तो उसका फल सबको मिलने वाला है। ये सड़क बनेगी, नए हाईवे बनेंगे, उसमें कोई ये तो नहीं लिखा होगा कि ये एक खास मखसूस मकसद को, मज़हब को मानने वाले इस सड़क को इस्तेमाल करेंगे, इस बंदरगाह को इस्तेमाल करेंगे, ये इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही। ऑन द कंट्री, जिस तरह से हिंदुस्तान अपने आप को डिस्कवर कर रहा है, उसमें एक चीज़ जो हुई है हमने, उसके लिए मैं कोई प्राउडली बात नहीं कर रहा, पर हम उसको, मैं अपने मुल्क की मजबूरी समझता हूँ कि हमने अब पाकिस्तान को डिहाइफेनेट कर दिया है। अब हम इंडो पाक की बात नहीं करते। हमने हिंदुस्तान की जो उड़ान है उसने 145 करोड़ लोगों को सशक्त एम्पावर करना है। हम जुड़ना चाहते हैं अब दुनिया के साथ। हमने बड़ी कोशिश कर ली पाकिस्तान से जुड़ने का। हमको कभी कारगिल मिल गया, कभी मुंबई मिल गया, कभी उड़ी मिल गया, कभी पठानकोट मिल गया। तो ये चीज़ें तर्ज जो हमारा जो है ना, वो अब कहते हैं ना कि कोई पिंजरा बाजुए कुव्वत के बिना टूटता नहीं है, दुआ से पिंजरा नहीं टूटता, आपको अपनी बाजुए कुव्वत दिखानी पड़ती है। अब हिंदुस्तान ने ये इज़्म तो कर लिया है कि हमको लीग ऑफ नेशन में अपना एक मखसूस, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन चाहिए, और वो पोजीशन बातों से नहीं होने वाली, वो पुरुषार्थ से हमें कर्म करने हैं। हमने अपने आप को वहाँ लेकर जाना है। तो इसलिए हिंदुस्तान ने जोड़ लिया अपने आप को। आज हम $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है। हम सपना देख रहे हैं जो उसको हमने पूरा करना है। हमने अज़म कर लिया है कि हम अगले 3 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनेंगे, और यकीनन बनेंगे। पर उसमें वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने के लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना पड़ेगा हमको। वो 3rd का बेनिफिट जो है दुनिया को मिलने वाला है। अगर हम सोचेंगे कि हमने 20 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, तो उसके हमको दुनिया से साथ चलना है। किसी को कुछ बेचना है, किसी से कुछ खरीदना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बॉर्डर का, अब ये बॉर्डर के कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लकीर बन के रहने चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान में मेरी तो मरने से पहले इच्छा यही थी कि ये बॉर्डर्स इररिलेवेंट बन जाएं, ये सरहदें जो हैं रहें, कायम रहें, हम खुद मुख्तार मुल्क रहें। पर हमारा आना जाना तो ऐसा आसान हो जाए ना कि अगर 370 की बात मैं आपको लेके आ रहा हूँ, आप थोड़ा, तो इमरान खान साहब ने रातों रात हिंदुस्तान से ट्रेड बंद कर दी, और 370 हमने हटाया है, हमारे कश्मीर से हटाया है। उसका अगर आप डिस्प्यूट मानते हो, क्या फ़र्क पड़ता था? आपने रातों रात ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करने से हिंदुस्तान को क्या फ़र्क पड़ा ताहिर साहब? 1 बिलियन की भी हमारी ट्रेड नहीं थी। आज आप देखिए, वी आर लुकिंग एट एन एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ $1 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 2 years।
तो 1 ट्रिलियन के डाले एक, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब एक इस बात का इदराक होना चाहिए, एहसास होना होना चाहिए, अपनी रियलाइजेशन कि शाख से टूट के पत्ते कभी हरे नहीं होते हैं। और शाख जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसके हम भी वारिस हैं और पाकिस्तान भी वारिस है। कहीं ना कहीं हमको सोच के सर बैठना पड़ेगा, नफ़रतों को हटाना पड़ेगा, मोहब्बत को पनाह देनी पड़ेगी। और जब तक मोहब्बतों को पनाह नहीं मिलेगी और हम अपनी बालादस्ती में रहेंगे कि मेरा मज़हब तुमसे बेहतर है, मेरी सोच तुमसे बेहतर है, तो हमें एवज सिवाय गुर्बत के कुछ मिलने वाला नहीं है। बॉल इज सेफली इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं कोई हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से नहीं बोल रहा, पर मेरी इतनी कोशिश रहती है, मैं इतना पाकिस्तान जाता हूँ और सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अमन हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, अमन इस धरती की रिक्वायरमेंट है। इतना बारूद गोला बन चुका है, आज एक न्यूक्लियर बम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में कहीं फटता है तो उसके असरात जो हैं पूरी दुनिया पे पड़ने वाले हैं। तो हम आइसोलेशन में नहीं गिना चाहते हैं। नया हिंदुस्तान जो हम बात करते हैं, हम उस नए हिंदुस्तान में अपनी सरहदों को महदूद नहीं करना चाहते, हम अब दुनिया से डायलॉग करना चाहते हैं। तो दिस इज़ न्यू इंडिया। और पाकिस्तान को भी अपना जो नया पाकिस्तान की बात इमरान साहब ने करी, बनेगा नया पाकिस्तान, तो बनेगा नया पाकिस्तान तब जब पाकिस्तान अपनी सरहद पे शांति अमन लेकर आएगा। और वो उस नया पाकिस्तान नहीं बन सकता कि एक तरफ अफगानिस्तान में आग लगी हो, हिंदुस्तान को आप दुश्मन मानते हो, पाकिस्तान की आपके ऊपर बालादस्ती है, ईरान आपसे रोज़ मुख्तलिफ, कैसे चलेगा? कुछ इसको बदलना पड़ेगा और फ़रोख्त देनी पड़ेगी अमन को। नहीं तो ताहिर गोरा साहब, हमारी आने वाली नस्लें हमको कोसेंगी, भाई तुम लोग कैसे बुजुर्ग थे हमारे, तुम दो मुल्क जो 75 साल पहले एक थे, आप 75 सालों में अपने इशू रिजॉल्व नहीं कर सके। आप हमको विरासत में क्या दे रहे हो? हर पल का एक खतरा, कहीं से भी जंग शुरू हो सकती है। तो हमारे मोदी साहब ने ठीक कहा, जंग करो अब गुर्बत से, जंग करो गरीबी से, सेहत से। और ये प्रोग्राम मोदी साहब का एक्चुअली बड़ा वाज़ेह था और बड़ा क्लियर था। आपको मैं एक और जाते जाते इस सेशन में बताऊं कि अब मोदी साहब पाकिस्तान की बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि हमने अब देख लिया है कि किसी को अपनी ज़रूरत ना हो तो क्या कीजिए। पाकिस्तान के दोस्तों को ये शेर सुनाना चाहता हूँ, 2 लाइनें, कि किसी को अपनी ज़रूरत ना हो तो क्या कीजिए, निकल पड़े हैं सिमटने कज़ा की बाहों में। ये रास्ता पाकिस्तान को चुनना है, अपने लिए चुनना है। आप मसलसल कॉन्स्टेंटली इन ए स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह सकते, चाहे हिंदुस्तान हो दुनिया। आपने सारी दुनिया को अपना दुश्मन मान लिया है। जेनोफोबिक इतना बन चुका है पाकिस्तान, उनको अब हर दोस्त में एक दुश्मन छुपा नज़र आता है। ये बदलना पड़ेगा, हर दोस्त में दोस्त ढूंढो। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? मैं तो एक अदना सा एक शहरी हूँ, एक अपने हिंदुस्तान का एक फर्जंद हूँ, अपनी मिट्टी का आदमी हूँ। तो प्रोफेसर साहब जैसी मेरी नॉलेज, इल्म और वो नहीं है, पर फिर भी प्रोफेसर जैसे लोगों से इंस्पायर तो होना चाहिए हम सबको ना। अगर ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई होश के नाखून लो और अपने मसले सॉल्व करो, टेबल पे बैठो, और टेबल पे बैठने के लिए कंडीशंस नहीं होती, आपको अनकंडीशनली आके एक डायलॉग करना पड़ेगा और वो भी कंटिन्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। कि वो एक आपको सुना रहा था ना कि खामोश ना रहे वरना क़यामत होगी, खामोश ना रहे वरना क़यामत होगी, जो आज खलिश है कल अदावत होगी। खलिश अदावत बोलते हैं दुश्मनी को। जी बिल्कुल। तो खामोश ना रहे वरना क़यामत होगी, जो आज खलिश है कल अदावत होगी। और शिकवे तो दोस्तों की अमानत हैं, उन तक ना पहुंचे तो खयानत होगी। सुनाइए एक दूसरे के लिए गिले शिकवे, बातचीत करिए। बातचीत का मैंने कुछ गलती कर दी या उन्होंने गलती कर दी, आप बोलो नहीं भाई पहले इसको ठीक करो फिर बात करूंगा, ऐसे नहीं चलता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर। अभी राकेश साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब अपनी वो जो माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। इसका फ़ायदा एब्सोल्युटली पाकिस्तान को ही। बेशक ये बात आप भी अपनी किताबों में लिख रहे हैं, मैं भी अरसा दराज से कह रहा हूँ, किताबों में भी लिख रहा हूँ। अभी जो हमने भारत में चंद्रयान 3 की मिशन की कामयाबी की खबर सुनी, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, अब उसी पे आते हुए कंक्लूड भी करेंगे। हमें एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक एस्पेक्ट पाकिस्तान से नज़र आया
सोशल मीडिया पे जो नफ़रत पाकिस्तान की तरफ से हर वक्त की जाती थी, अब वो वहाँ पे नौजवान कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि भाई भारत ने तो कमाल कर दिखाया। और वो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की एलीट से सवालात पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने हमें कहाँ तक पहुँचाया। एक डॉक्टर साहब, मैंने बड़ा एक फ़नी वीडियो देखा, एक उसमें पाकिस्तान के आम गली मोहल्ले के बच्चे कह रहे हैं हम भी चांद पे रह रहे हैं क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। मैंने भी मीम देखा है। ठीक है ना जी, वो मत अच्छा मैं अब आप, लेकिन वो एक पॉजिटिव भी है, बच्चों को और लोगों को एहसास हो रहा है कि भाई ये हम एक ही लोग हैं और ये तो चांद पे पहुंच गए और हम कहाँ पहुंचे। हम अभी तक अभी लेटेस्ट जब हुई थी ईद, तो वो मौलवी साहब जो हैं, शायद नबील क्या नाम है उनका, वो एक मौलाना है, मुझे भी नाम उनका भूल रहा है। वो भी अभी तक ये डिसाइड नहीं थे कर सक रहे कि चांद नजर आया या नहीं आया। तो हम तो सिविलाइजेशन इन डिक्लाइन है, जिनके पास फ्यूचर के कोई गोल नहीं है। ये है कि वो जब आए थे ना सिंगापुर के फाउंडर ली कुआन शू, तो उनसे नवाज शरीफ साहब ने जाते हुए कहा कि आप कोई पैगाम दें पाकिस्तान के लिए कि तरक्की के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या आप लोगों को पैगाम दूं कि जहां लोग मरने के बाद जो होगा उसके मुतल्लिक हर वक्त सोचते रहते हैं, इस ज़िंदगी के मुतल्लिक उनके पास कोई सोच ही नहीं है। वो एक किताब होती थी, माँ मरने के बाद क्या होगा, वही और एक है कब्र का अजाब और इस किस्म की किताबें जो हैं। तो पाकिस्तान को एक मुर्दार सिविलाइजेशन बना दिया है हमारे इन मौलवियों ने। इसको ज़िंदा सिविलाइजेशन बनाने का तरीका ये है कि आज की हकीकतों को फेस करो और देखें। ये आपने जो पॉइंट दिया है, मैंने भी ये नोट किया है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 पे जाना बहुत सेलिब्रेट किया है लोगों ने, और सेलिब्रेट करने की एक वजह तो ये है कि वो झूठ सुन के तंग आ चुके हैं। अब हकीकत भी नज़र आ गई है कि लास्ट ईयर या 2 साल पहले जब वो नाकाम हुए थे, तो इधर लोगों ने वो एक उसकी सेलिब्रेशन की थी, विच आई थॉट वाज पैथेटिक, ऑफ कोर्स, कि आपके नेबर मुल्क है, एशियन मुल्क है, आप यूरोपियंस की बातों को तो बड़ा फ़ख्र से बताते हैं कि वो चांद पे पहुंच गए, तो इंडिया की अटेम्प्ट को आप, क्योंकि वो नाकाम हो गई है, तो उसको रन डाउन कर रहे हैं। हालांकि ये सोचते अटेम्प्ट थी, कितनी बड़ी कोशिश की थी। साइंस के अंदर अभी रशिया का क्रैश हो गया। हाँ, रशिया का क्रैश हो गया, और रशिया इज अ सुपर पावर। यस। तो अब अलबत्ता मेरे ख्याल से लोग, वो एक वक्त भी चाहिए लोगों को हकीकत को समझने का, तो लोगों को समझ आ गई है कि ये सब बकवास हम एक बताते रहे हैं, सब झूठ बताते रहे हैं। अगर हिंदुस्तान इतना ही बुरा मुल्क था तो उनकी इतनी तरक्की कैसे मुमकिन हो गई? राइट। हाँ जी, ये तो प्रूफ है कि उनकी एजुकेशन, उनकी हुकूमत, उनका तर्ज सियासत जो है वो कामयाब है। और जो उनकी सोशल वो जो थे गुर्बत, उसके लिए उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आओ अब इसके ख़िलाफ़ जंग करनी है। तो अगर इसी चीज़ को आगे लेके, तो इंडिया विल बी वन ऑफ द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड इन टाइम्स टू कम। ये हमारी अपनी ज़िंदगी में मुमकिन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की भी दोस्ती हमारी ज़िंदगी में हो जाए। ये कल हो सकता है। ट्रेड तो ओपन करके देखें, 65 इयर्स एंड प्लस लोगों को आने जाने का वीज़ा दें, एक दूसरे से लोग मिलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने जाके लोगों से जब मिला, इतना अच्छे लोग, इतने डिसेंट लोग, और कोई पाकिस्तान से नफ़रत नहीं, कुछ नहीं। यही सोचते हैं कि जी जब वो पेशावर में बच्चों को मारा गया तो हम यहाँ पे कांप रहे थे कि यार बच्चों को भी जाके लोग मार सकते हैं। तो इस किस्म की फीलिंग थी वहाँ पे। और मैंने हाईएस्ट लेवल पे लोगों से कम्युनिकेट किया। पीपल आर एजुकेटेड, वाइज, और सिविलाइजेशनली दे फील कॉन्फिडेंट। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का इसका हिस्सा बनना चाहिए। और ये 2 मुल्क ज़रूर रहें, लेकिन सिविलाइजेशन ये एक ही है, और ये अमन की सिविलाइजेशन है, ये सूफियों की सिविलाइजेशन है, ये गुरुओं की सिविलाइजेशन है, ये संतों की सिविलाइजेशन है, ये भक्तियों की सिविलाइजेशन है। इसको आगे आप लेके चलें। जी बिल्कुल। आखिर में कंक्लूड करते हुए क्विक रिमार्क्स में लूँगा राकेश भाई, पहले आपसे
आपने आपकी हम्बलनेस है, आपने कहा कि 47 से पहले तो दो ही देश थे, इनफैक्ट तो एक ही देश था। वो पाकिस्तान को मैं नहीं समझता, प्रोफेसर मेरे से बेहतर जानते हैं, हिस्टोरियन है, कि वो कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, ये तो पार्टीशन के नतीजे में जन्म लेने वाला मुल्क था। इंडिपेंडेंस तो भारत को मिली थी। चलिए, जो बात प्रोफेसर साहब ने की, भारत में मैं भी बहुत आता जाता रहता हूँ, वहाँ महसूस होता किसी को पाकिस्तान से नफरत नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल है तो वो इस लेवल पे है कि यार ये सुधरते क्यों नहीं है, सिर्फ ये कि ये टेररिज्म क्यों बार बार हमसे करते हैं, मतलब, ये बिल्कुल जायज़ है उनका। और सिर्फ ना सिर्फ प्रोफेसर टेररिज्म क्यों करते हैं, बल्कि वो ये भी है कि ये किन नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाए हुए हैं, ये क्या माइंडसेट है। तो आपको भारत में क्विक रिस्पांस दीजिए, चलते चलते महसूस होता है कि भारत अब चाह रहा है कि, या भारतीय अवाम चाहती है कि पाकिस्तानी अपने माइंडसेट को चेंज करे। थोड़ा सा मजाक करूंगा। जी जरूर। मैं कल एक मिसिसागा में एक रेस्टोरेंट में, मुझे मेरे दोस्त हैं अली नकवी साहब, यहाँ पे बहुत ज़हीन शख्स हैं, मुझे चाय पिलाने के लिए ले गए, लाहौरी चाय। मुझे लाहौरी चाय अच्छी लगती है, उबली हुई, गड़की हुई। तो दुकान के बाहर नियॉन साइन में लिखा हुआ है, हम ऐसे ही हैं, हम नहीं सुधरेंगे। ये उसने नियॉन साइन में लिखा हुआ है कि हम नहीं सुधरेंगे। सुधरना ना सुधरना जो है ना, वो एक बड़ा छोटी सी बात है। राइट। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आदमी अपनी हकीकत को तस्लीम करे। पाकिस्तान को अपनी हकीकत पे और अपने ऊपर पे यकीन जिस दिन आ जाएगा कि हम खुद मुख्तार हैं, हमको किसी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो दिन एक नई शुरुआत होगी, वो एक नई सुबह होगी। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ आप देखिए कि कितने ही बॉलीवुड में टॉप स्टार्स जो थे उनको जगह मिली। ये सिर्फ मुंबई के बाद थोड़ा सा रुकाव हमने रोकना पड़ा। देखिए ना, आपकी बर्दाश्त की गुरा भाई एक कोई हद होती है, कोई लिमिट होती है। मुंबई वाज ए फ्रंटल अटैक ऑन इंडिया, और इसको पाकिस्तान ने डिनाई किया, ये जानते हुए कि यह हकीकत है, और उसको रिग्रेट करना और बात को आगे बढ़ाना बड़ा आसान था। तो हम मूव करना चाहता है, हिंदुस्तान का आवाम मूव करना चाहता है। हमको अपने बॉर्डर पे गर्मी नहीं चाहिए, हमको अपने बॉर्डर पे खामोशी चाहिए। और ये हर कंट्री जिसने तरक्की करी है उसने पहले बॉर्डर खामोश किए। वाह वाह। हमने अपने बॉर्डर खामोश कर लिए अपनी बाजुए कुव्वत से। हमारा चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, पर हमने चाइना से धंधा बंद नहीं किया, बिजनेस बंद नहीं किया, ना चाइनीज ने किया। आज चाइना का 130-140 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस उनकी फेवर में है। हमें उनसे डर नहीं लगता, हम उनको पार्टनर इन प्रोग्रेस मानते हैं। पर हमारी जो डिस्प्यूट है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कायम है। आंख में आंख डाल के बात करते हैं, और गुत्थम गुत्था हो या गोली चले जवाब देते हैं। पर सब में हमारी क़यादत ये रियलाइज़ करती है कि आइसोलेशन में कोई चीज़ तरक्की नहीं करती। हवा पानी चाहिए एक पौधे को, एक अंकुर को फूटने के लिए, तो हमको दुनिया चाहिए। व्हाई नॉट पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से भी हाथ मिलाएंगे, पर पाकिस्तान अपने पे यकीन कर ले कि उसको अब हिंदुस्तान की नफ़रत और हिंदू की नफ़रत ज़रूरत नहीं है। अब उसको अपना वजूद रखने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत है। आपको अपनी पासपोर्ट की रैंकिंग बेटर करनी है, आपको अपनी परसेप्शन, ये जो वर्ड है ना परसेप्शन, इसकी बड़ी कीमत होती है। कि कहते हैं ना कि क्या है कि बद से बदनाम बुरा। तो आप कैसे भी कर लीजिए, आप अपनी परसेप्शन पे काम करिए। मारो गोली हिंदुस्तान को, छोड़ दो कुछ सालों के लिए हिंदुस्तान को। मैं तो पाकिस्तानी दोस्तों को बोलता हूँ, आप हिंदुस्तान को नज़रअंदाज करो, अपने पे फोकस करो। हमें क्या मिलेगा पाकिस्तान को बुरा दिखा के? हमें क्या मिलेगा पाकिस्तान से लड़के? हमारे पास सब रिसोर्सेज हैं। तो मेरा तो आपके तसल्सल से आपके माध्यम से मेरा तो पाकिस्तान को एक पैगाम है। मोदी साहब ने जो आह्वान किया था, आइए मिल के जंग लड़ें गुर्बत और गरीबी से, लड़िए, क्योंकि हम तो उस रास्ते पे चल पड़े हैं, हम नहीं रुकने वाले। हमने 145 करोड़ लोगों का फ्यूचर ब्राइट करना है, हमने उनको हर चीज़ देनी है। साथ चलिए, बेहतर होगा। नहीं चलेंगे तो हमें तो करना ही करना है गोरा भाई। तो बहुत अच्छी आपने बात की। हाँ, बहुत बस अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। जी, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? नहीं, मैं तो ये कंक्लूड करूंगा
कि अगर पाकिस्तान में कोई हमारी बात को सुन रहा है तो इससे ज़्यादा नेक नीति से पाकिस्तान के लिए और कोई एडवाइस नहीं हो सकती कि आप एक कायम दायम मुल्क हैं, आपको कोई दुनिया में ख़त्म करने के लिए इन्वॉल्व नहीं है। इस किस्म के पैरानोया को छोड़ें, इस्लामोफोबिया और ये सारी बातें बेकार हैं। आपने जो माइनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में सलूक किया है वो दुनिया के अंदर कोई भी लोग अपने माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं करते। तो जो लोग एक्सटर्नली बातें करते हैं और अपने इंटरनली नहीं देख रहे होते कि हकीकत क्या है, वो डिलूजनल किस्म की बातें कर रहे होते हैं। डिलूजन्स का दौर ख़त्म। अब ये चंद्रयान 3 ने प्रूव कर दिया है इंडिया की सुपीरियॉरिटी इन साइंस, इन टेक्नोलॉजी, इन आउटर स्पेस, और वो कोई पाकिस्तान के कॉस्ट पे नहीं है। ये नहीं कि पाकिस्तान से छीन के उन्होंने किया है, उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। तो जैसे राकेश भाई कह रहे हैं कि ओके फॉरगेट इंडिया, आप अगले 5 साल सिर्फ पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लाएं तो देखें कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मेरी एक आर्गुमेंट है कि वो डेवलपमेंट आगे बढ़ नहीं सकती अगर आपके बॉर्डर टेंशन होंगे और आपकी ट्रेड नहीं होगी और आप लोगों को थ्रू एजुकेशन नफ़रत सिखाएंगे। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। जिस तरह नाज़ी जर्मनी का वो जो फ़लसफ़ा है उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसका जिक्र भी नहीं होता जर्मनी में। इसी तरह जापानीज़ मिलिटरिज़म ने दुनिया में बहुत मुसीबत डाली थी, वो भी ख़त्म हो गया। इटालियन फैशिज़म का सत्यानाश हो गया। वहाबीज़म ख़ुद ख़त्म कर रहे हैं सऊदी रूलर्स। ईरान के अंदर जो नज़र आ रहा है कि इतने लोग नफ़रत करते हैं ये मौलवियों की हुकूमत से, आने वाले वक्त में ईरान भी एक आज़ाद डेमोक्रेटिक मुल्क बनेगा। तो पाकिस्तान को भी इन चीज़ों से सीखना पड़ेगा। एक्सट्रीमिज़म, टेररिज़म, यूज़ ऑफ वायलेंस, ग़ज़वा हिंद जैसी नॉनसेंस बातें छोड़ें और हकीकत पसंद होने के बाद आप देखें कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वी विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट। और आज का दिन इंडिया को मुबारक देने के लिए हम दोबारा इसमें दिल से हिस्सा ले रहे हैं। एक बात जी, मैं जी, कह जी। दूं, अभी मैं कुछ महीने पहले पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर इंक्लूडिंग बिलावल साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था। जी, मैं पाकिस्तान को आंखों में आंखें डाल के एक पैगाम देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस जो भी होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको तहे दिल से इज्जत और सम्मान देता है। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री को आप उनको बदज़बानी से बात करेंगे, उनका बदज़बानी से नाम लेंगे, तो यकीन में मानिए कोई भी हिंदुस्तानी उसको प्यार से नहीं लेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वज़ीर आज़म है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैंने उनको वोट दी हो या ना दी हो, पर उनको हिंदुस्तान ने मुंतखब किया है। तो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं और जो रूलर्स हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। मोदी जी को जब भी आप एड्रेस करिए, इज्जत से करिए, प्रधानमंत्री बोलिए। हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब तक उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो जो गरिमा है, जो वार्मथ है, जो सैंक्टिटी है उनकी कुर्सी की, वो इम्पोर्टेंट है। मोदी जी इम्पोर्टेंट नहीं है। मोदी जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं, उस कुर्सी की जो इम्पोर्टेंस है उसको पाकिस्तान को सेंसिटाइज होकर समझना चाहिए। और अगर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का 145 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री के बारे में बुरी बात बोलता है, तो वो एक बहुत बुरा पैगाम लेके जाता है। बहुत अच्छी बातें की आप दोनों दोस्तों ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब आपका। बहुत मेहरबानी, आपने दोबारा मौका दिया। नहीं, दोबारा क्या, बार बार मिलते रहेंगे। चलें। आपको उस पर भी लेते रहते हैं, स्काइप पे भी और हो उस पर जाता भी है। लेते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे आने वाले दिनों में बहुत मुख्तलिफ हम बातें भी करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। राइट। और राकेश भाई, ये भी बहुत अच्छा हो गया कि आप भी इत्तेफाक से इन दिनों कनाडा के दौरे पे थे और आपके साथ भी मुलाकात हुई और बातचीत हुई, और हम आप दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने हम तीनों की, और किसी भी पॉडकास्ट का या टॉक शो का एक समय होता है, उससे ज़्यादा जाना बेहतर नहीं होता। इसलिए ये बातचीत किस्तों में
हमारे टैग टीवी पे चलती रहती है और चलती रहेगी। आप टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप्स एप्पल, एंड्रॉयड, अमेज़ॉन, रॉको टेलीविज़न पे आप डाउनलोड कीजिए। वॉच अस 24/7 और न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें पेपॉल के ज़रिए, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज की बातचीत हम तीनों के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।